हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि न्यूसेन विंग को उसके साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बता रहा था। अब आगे ये और तुमने उसे काफ़ी हर्ट, न्यूसेन बताता है कि तुमने उसे काफ़ी हर्ट भी किया, यहाँ तक कि उस तुम्हारे फेरोमोन्स ने वांगजी के अल्फ़ा को भी ट्रिगर कर लिया था। वो फिर भी तुमसे दूर हो रहा था। उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे भी परेशानी हुई। उसके बाद मैंने वांगजी से पूछा कि क्या तुम विंग से प्यार करते हो, तो उसने कहा हाँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी वांगजी अच्छा लगता है। इसलिए मैं तुम दोनों को एक साथ छोड़ के चला गया, क्योंकि तुम्हें अल्फ़ा की नीड थी। इसलिए वांगजी ही मुझे बेटर ऑप्शन लगा। और दूसरी चीज़, वांगजी तुमसे सच में प्यार करता है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि जब वांगजी तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। और हाँ, अब तुम वांगजी के मार्क ओमेगा हो और वांगजी तुम्हारा मार्क अल्फ़ा। विंग ये सब सुनकर शौक और कहता है क्या, वांगजी मेरा अल्फ़ा और मैं वांगजी का मार्क ओमेगा? न्यूसेन विंग का हाथ पकड़कर कहता है आई एम सॉरी विंग, पर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे और वांगजी को ये सब करना पड़ा। सॉरी विंग, सॉरी। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, वो समझ गया था कि उसकी वर्जिनिटी वांगजी ने ले ली। जहाँ न्यूसेन कहता है विंग, वैसे ये एक तरफ से अच्छा ही हुआ। तुम खुद ही सोचो, जिस तरह की तुम्हारी हालत थी और तुम्हारी उस हालत का फ़ायदा बेंचा उठाता तो क्या तुम अपने आप को माफ़ करते? वो तो तुम्हें पूरे समाज के सामने बदनाम करके रख देता। वहीं वांगजी बहुत समझदार मैच्योर पर्सन है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। विंग कहता है हुसैन, वांगजी कहाँ है? न्यूसेन कहता है विंग, वो अभी अभी यहाँ से गया है और देखो वो तुम्हारे लिए खाना बना के भी गया है और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ और तुम्हें खाना खिलाकर मेडिसिन खिला दूँ, ताकि तुम्हारी बॉडी में जो पेन है ना, उसमें तुम्हें आराम मिल जाए। वो कल सुबह तुमसे मिलने आएगा। इतना कहकर वो विंग को खाना खिलाने लगता है, मगर तभी वो न्यूसेन को रोककर कहता है न्यूसेन, मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। न्यूसेन कहता है ओके, पर पहले तुम कुछ खा लो और मेडिसिन ले लो, फिर मैं चला जाऊँगा। विंग कहता है प्लीज़ न्यूसेन। हुसैन जो समझ सकता था कि विंग इस समय क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, वो विंग से कहता है ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो विंग के अपार्टमेंट से निकल जाता है। जैसे ही न्यूसेन विंग के अपार्टमेंट से लिफ्ट में आता है, फिर से उसे वही पर्सन मिलता है जिसके साथ न्यूसेन की फर्स्ट किस हुई थी। जैसे ही न्यूसेन उसे देखता है और वो न्यूसेन को देखता है, पहले तो दोनों के लिए ही वो सिचुएशन ऑकवर्ड फील करवाती है, पर फिर न्यूसेन उस पर्सन से कहता है थैंक यू, आपने जो मेरी हेल्प की। वो पर्सन कहता है वैसे मुझे लगता है थैंक यू शायद आपने मुझे कल ही कह दिया था। न्यूसेन कहता है हाँ कह दिया था, मगर वो थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए थी, और आज जो थैंक यू कह रहा हूँ वो इसलिए कि आपने मेरी उस हालत का फ़ायदा नहीं उठाया, वरना आज के ज़माने में कहाँ ऐसे अल्फ़ा मिलते हैं जो एक ओमेगा की हीट में होने के बावजूद भी उनका फ़ायदा ना उठाए। इसलिए थैंक यू मेरा फ़ायदा ना उठाने के लिए। वो पर्सन में जवाब देता है। अब वो दोनों अपार्टमेंट से नीचे आ जाते हैं, जहाँ न्यूसेन उस पर्सन से कहता है ओके अब मैं चलता हूँ। वो पर्सन बाहर देखता है जहाँ अंधेरा था। वो कहता है तुम अकेले जाओगे? न्यूसेन कहता है हाँ, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊँगा। वो पर्सन कहता है क्या सच में? वैसे तुम यहाँ? न्यूसेन कहता है हाँ, दरअसल यहाँ इस बिल्डिंग में मेरा फ्रेंड रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसी का हाल चाल पूछने आया था। वो पर्सन कहता है क्या फ्रेंड का हाल चाल दिन में नहीं पूछा जाता? न्यूसेन कहता है नहीं, वो क्या है ना, मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता, इसलिए अभी थोड़ा टाइम मिला था तो देखने आ गया। न्यूसेन कहता है वैसे आप रोज़ इस वक्त कहाँ जाते हो? वो पर्सन न्यूसेन की तरफ देखता है। न्यूसेन घबरा जाता है और एकदम से कहता है मेरा मतलब आप बाहर जा रहे हैं? और 2 दिन पहले भी इसलिए पूछा। वो पर्सन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। न्यूसेन अब ओके कहता है और जाने लगता है। वो पर्सन न्यूसेन को जाते देख रहा था, इसलिए वो न्यूसेन से कहता है एक्सक्यूज मी। न्यूसेन पीछे देखता है और कहता है जी आपने मुझे कहा। वो पर्सन कहता है आओ चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। न्यूसेन मना करता है, पर वो पर्सन कहता है आओ। न्यूसेन कहता है दरअसल मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पैदल ही चलना पड़ता है। वो पर्सन कहता है ओके फिर चलो, और वो न्यूसेन के साथ चलने लगता है। जहाँ वो पर्सन न्यूसेन से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट है क्या, है क्या, वो क्या है ना, मुझे भूख लगी है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है क्या आपको भूख लगी है, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। इतना कहकर वो दोनों साथ जाने लगते हैं। इधर विंग जो न्यूसेन के जाने के बाद काफ़ी रोता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, और कैसे वो सोचता है मैं कैसे अपनी इज्जत को गंवा सकता हूँ, वो भी नशे में, मगर मैंने नशा तो किया ही नहीं था। और फिर वो याद करता है कि जब वो अपने काम पर गया था तब उसने क्या खाया पिया था। और विंग जो अभी तक रो रहा था, साथ ही याद भी कर रहा था कि उससे याद आता है कि उसको उसके साथ ही काम करने वाले ने अपना पानी दिया था, कहीं उसमें तो कुछ मिला नहीं था। इसका मतलब वो नशे वाला पानी मेरे लिए नहीं बल्कि उस पर्सन के लिए था जो मेरे साथ काम करता है, क्योंकि वो पानी का गिलास उसी ने मुझे पकड़वाया था। मगर फिर मैं बेंचाओ के साथ उसके रूम में कैसे पहुंचा, और वांगजी को कैसे पता चला कि मैं रूम में हूँ। और तो और मैंने वांगजी से प्रॉमिस लिया था कि वो हमें पिकअप करने ना आए। फिर अचानक वो हमें लेने कैसे पहुंचा, साथ ही न्यूसेन कहाँ था जब मैं उस वीआईपी रूम में जा रहा था। वैसे तो वो मुझे हर समय मुझे देखता रहता है, मुझसे बात करता है, फिर उस दिन क्यों उस दिन हुसैन ने ध्यान नहीं दिया। विंग का दिमाग इस समय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो सबको इस समय शक के नज़रों से ही देख रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस समय विंग केवल और केवल अपनी फैमिली, अपने भाइयों को ही अपने पास देखना चाहता था, उन पर भरोसा करना चाहता था। इसलिए उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इसीलिए उसके भाई उसकी इतनी केयर करते थे, क्योंकि वो सब डरते थे कि कहीं कोई उनके भाई को हर्ट ना कर दे। इसलिए मेरे भाई हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। और एक मैं हूँ जिसने उनको, उनके प्यार को, उनकी केयर को बहुत ज़्यादा समझा। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे भाई मुझे केवल अकेले रहने की परमिशन नहीं देते हैं, जबकि उन्होंने मुझ पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। हमेशा मेरे साथ बाहर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, हमेशा एंजॉय करते थे। और मैंने क्या किया, उनका प्यार का गलत फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग गया। नहीं विंग, तुमने गलत किया। और सोचता है कि क्या अब मैं अपने भाइयों के पास जाऊँगा तो वो मुझे अपनाएंगे। विंग पूरी रात ऐसे ही उल्टा सीधा सोच रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे के बेडरूम में ऐसे ही बैठा था। वो पूरी रात सोया भी नहीं था, ना ही रात से उसने खाना खाया था, ना ही मेडिसिन ली थी। वो बस पूरी रात रो रहा था और अपनी फैमिली, अपने भाइयों के बारे में ही सोच रहा था कि क्या उसे अपने भाइयों के पास और अपनी फैमिली में जाना चाहिए या नहीं। और फिर सोचता है नहीं, इस हालत में मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकता, और ना ही मैं अभी वांगजी और किसी और पर भरोसा कर सकता हूँ। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए। इतना सोचते हुए वो अपने बेड से उठता है और अब अपना सामान पैक करता है, क्योंकि अब वो यहाँ भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो बिना किसी को कुछ बताए सीधा साउथ कोरिया निकल जाता है, जहाँ वो अब अपने लिए एक रेंट पर एक घर खरीदता है और रहने लगता है। इधर विंग के जाने के बाद वांगजी विंग से मिलने आता है, जहाँ वो विंग के डोर को नॉक करता है, मगर घर पर लॉक लगा था। वांगजी परेशान हो जाता है कि विंग सुबह सुबह कहाँ चला गया। वो सीधा न्यूसेन के घर जाता है, मगर वहाँ भी गेट बंद देकर वांगजी सोचता है न्यूसेन भी यहाँ नहीं है, कहीं विंग और न्यूसेन कहीं बाहर तो नहीं गए हैं। यही सोच के वो न्यूसेन को कॉल करता है, जहाँ न्यूसेन वांगजी को कॉल देकर कॉल उठाता है और कहता है हाँ वांगजी बताओ क्या बात है। वांगजी न्यूसेन से कहता है न्यूसेन, क्या विंग तुम्हारे साथ है और तुम दोनों कहाँ हो। जब न्यूसेन वांगजी के मुंह से ऐसा सुनता है कि विंग तुम्हारे साथ है, हुसैन वांगजी से कहता है नहीं, मैं तो कल रात से हॉस्पिटल में हूँ। वांगजी कहता है हॉस्पिटल पर क्यों, जहाँ न्यूसेन वांगजी को रात का सारा एक्सीडेंट बताता है। तो चलिए गाइस, हम भी देखते हैं कि न्यूसेन रात को हॉस्पिटल क्यों पहुँचा। तो हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। तो रात को हमने देखा था न्यूसेन उस पर्सन के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था, जहाँ जब हुसैन अपने घर पहुँचता है तो उसे अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। न्यूसेन और वो पर्सन अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर न्यूसेन की ग्रैंडमा जो फर्श पर गिरी थी, अपनी ग्रैंडमा को फर्श पर गिरे देख न्यूसेन तो एकदम शॉक हो जाता है और रोने लगता है। जहाँ वो पर्सन जब न्यूसेन के ग्रैंडमा को देखता है तो तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवाता है और न्यूसेन को और उसकी ग्रैंडमा को उठाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां डॉक्टर फटाफट न्यूसेन की ग्रैंडमा का इलाज शुरू कर देते हैं। न्यूसेन जो काफ़ी घबराया हुआ था, वो पर्सन न्यूसेन को संभालता है और रात भर उसकी केयर करता है, यहाँ तक कि ग्रैंडमा के हॉस्पिटल का खर्चा भी खुद ही उठाता है, जहाँ न्यूसेन
उस पर्सन को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। तो गाइस यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वांग जी न्यूसेन की बात सुनकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ वांग जी न्यूसेन को कंसोल करता है और न्यूसेन को कहता है कि अगर उसे मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। जो सुनकर न्यूसेन हाँ में सिर हिलाता है। तब न्यूसेन वांग जी से पूछता है कि वो विंग के बारे में कुछ कह रहा था, क्या विंग अपने अपार्टमेंट में नहीं है? वांग जी मना करता है कि नहीं, विंग वहाँ नहीं है, मैं सुबह से उसको कॉल लगा रहा हूँ मगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। हुसैन कहता है वांग जी तुम चिंता मत करो, वो इधर उधर कहीं गया होगा, बाद में आ जाएगा। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है, जहाँ वांग जी की नज़र उस पर्सन से मिलती है जो न्यूसेन के साथ था। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं मगर बात नहीं करते। वहीं जब वो पर्सन न्यूसेन के पास आता है और न्यूसेन से कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? न्यूसेन मना करता है कि नहीं, वो हमारा फ्रेंड है। ये सुनकर उस पर्सन के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यूसेन को पसंद करने लगा था। अब हम इधर देखते हैं कोरिया में, जहाँ विंग अपने कमरे में था और सोच रहा था कि क्या मैंने सही किया चाइना छोड़कर। वैसे भी अब मैं वांग जी का मार्क ओमेगा हूँ। क्या वांग जी आया होगा मुझसे मिलने? और क्या मैंने न्यूसेन के साथ सही किया? मैंने उसे दिल से अपना फ्रेंड माना था और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा। मगर विंग अभी अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था। पहले वो लंदन से भागा क्योंकि उसे अपने भाइयों का प्यार बहुत ज़्यादा लगता था, और यहाँ चाइना से वो इसलिए भाग गया क्योंकि एक तो उसकी वर्जिनिटी वांग जी ने ले ली थी, और दूसरी चीज़ उसका दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि न्यू हुसैन और वांग जी ने जो किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया था। उसका दिमाग तो अभी यही सोच रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो शायद इन सब की चाल थी, इसलिए वो उन्हें भी छोड़कर भाग गया। तो गाइस हम देखते हैं कि विंग कब तक अपने अपनों से भागता है जो सच में विंग्स को दिल से और जान से प्यार करते हैं। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। यहाँ कर विंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था, और वो तूफान कब और कहाँ शांत होगा ये कोई नहीं जानता था। अब विंग को साउथ कोरिया आए हुए पूरे 3 महीने हो गए थे। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और जीने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर काम कर रहा था। इस कॉफ़ी शॉप की जो ओनर हैं मिस वेंचिंग और उनकी सिस्टर वैन लिंगजाओ, वो दोनों ही बहुत स्वीट है। वो दोनों ही अनाथ है। जहाँ वेंचिंग की एज 36 ईयर्स ओल्ड है, वहीं वैन लिंगजाओ की एज 28 ईयर्स ओल्ड है। वो दोनों ही ओमेगा गर्ल है और दोनों ही अनमेरिड है, क्योंकि उन दोनों को आज तक कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जो बिना दहेज के उनसे मैरिज कर सके। और वो दोनों विंग से भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि विंग उनके यहाँ काम करने वाला केवल एक एम्प्लॉय है। वो तीनों एक साथ बहुत हैप्पी रहते हैं। अब एक दिन अचानक विंग अपने वर्क प्लेस पर बेहोश हो गया था, जो देखकर वैन लिंगजाओ और वेंचिंग घबरा गए। वेंचिंग अपनी सिस्टर से कहती है कि वो शॉप को संभाले और मैं विंग को हॉस्पिटल ले जाती हूँ, जहाँ वैन लिंगजाओ वेंचिंग की बात मान जाती है। अब वेंचिंग और विंग को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर विंग का चेकअप करती है और वेंचिंग को बताती है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वेंचिंग शॉक हो जाती है, क्योंकि विंग ने उसे अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब हम शाम को तीनों को कॉफ़ी शॉप में देखते हैं, जहाँ वेंचिंग और वैन लिंगजाओ विंग से बात नहीं कर रहे थे। विंग उनसे कहता है, नूना प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। मगर दोनों ही विंग से कुछ नहीं कहते। जहाँ विंग कहता है, अच्छा नूना मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मुझसे बात करें। जहाँ दोनों एक साथ कहते हैं, विंग हम सच जानना चाहते हैं, क्योंकि विंग तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर तो विंग भी शौक और कहता है क्या? जहाँ वेंचिंग बताती हैं, हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो और हमें ये भी पता है कि तुम किसी के मार्क ओमेगा हो। विंग अब सच बताओ, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या ये सब किसी ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया है जो तुमने ये बात हमें नहीं बताई? विंग तो ये सुनकर शौक था और वो उन दोनों से कुछ नहीं कहता और वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे वेंचिंग और वैन लिंगजाओ भी भागती है और फिर विंग के रूम में आकर उसे हक करती है, जहाँ विंग काफ़ी रोता है और उन दोनों को अपने साथ हुआ सारा एक्सीडेंट बता देता है कि किस तरह क्लब में उसने किसी के हिस्से का पानी पी लिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। यहाँ तक वांग जी के बारे में भी और अपने फ्रेंड न्यू हुसैन के बारे में भी, जो सुनकर वेंचिंग और वैन लिंगजाओ
के आंखों में आंसू थे। जहां वेंचिंग विंग से पूछती है कि क्या तुमने वांग जी से इस बारे में बात किया। उसने पूछा कि क्या वो सच में तुमसे प्यार करता है, क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता था। विंग कहता है पता नहीं, पर मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वांग जी मुझसे प्यार करता है और उसने न्यूसेन से प्रॉमिस किया था कि वो मेरी जिम्मेदारी लेगा। वेंचिंग कहती है विंग फिर तुमने वांग जी से बात क्यों नहीं की। विंग कहता है नूना, उस समय मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था और उस समय जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया, बिना किसी की फीलिंग के परवाह किए बिना। यहाँ तक कि मैंने अपने भाइयों की फीलिंग की भी कभी परवाह नहीं किया था। मैं बहुत बुरा हूँ नूना, मैं बहुत बुरा हूँ। और वो और तेज रोने लगता है। जहाँ वेंचिंग उसे शांत करती है और आराम से सुला देती है और वेनलिंग जाओ से कहती है कि वो विंग का ध्यान रखे। अब ऐसे ही कुछ टाइम और बीत गया था। अब विंग की बेली सो हो रही थी और साथ ही उससे वांग जी की भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, जिस वजह से कभी कभी विंग के फेरोमोन स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। जो चीज़ वेंचिंग समझती थी, जिस दिन विंग के साथ ऐसा होता था, वेंचिंग विंग को कमरे में ही रहने को कहती थी। अब एक दिन सोफे पर बैठे बैठे वेंचिंग सोचती है मुझे किसी तरह विंग के अल्फा से मिलना होगा, क्योंकि इस समय एक वही है जो विंग को अच्छे से संभाल सकता है। क्योंकि जिस समय विंग को वांग जी की क्यूरियोसिटी होती थी, उसकी नीड होती थी, तब विंग के ओमेगा मार्ग पर एक शार्प पेन होता था जो विंग हैंडल नहीं कर पाता था और वो काफ़ी चीखता चिल्लाता था। इसलिए वेंचिंग सोच रही थी कि विंग का अल्फा ही संभाल सकता है। जो चीज़ सुनकर वेंग लिंजाओ कहती है नूनी, आपने सही कहा। विंग तो पता नहीं क्या सोच रहा है, जो पिछले 6 महीनों से उसने अपने अल्फा को ना ही अपने भाइयों को कॉल किया, जबकि इस समय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी फैमिली या अपने अल्फा की है। क्योंकि अगर वो इस तरह सेट रहेगा तो हो सकता है विंग के बेबी पर भी इसका असर पड़े। वेंचिंग कहती है हाँ लिंग जाओ, पर हम कर भी क्या सकते हैं। जो सुनकर वेनलिंग जाओ कहती है उन्हीं पर हमें कुछ करना होगा। मैं विंग को इस हालत में नहीं देख सकती। क्यों ना आप और मैं, हम दोनों में से कोई एक पर्सन चाइना जाए और वांग जी या फिर न्यूसेन को विंग के बारे में बताए। वेंचिंग कहती है अगर विंग को अच्छा न लगा तो। जो सुनकर वेनलिंग जाओ कहती है उन्हें हम विंग को इस बारे में ना बताए और सिचुएशन ऐसा बनाए कि उन्होंने ही विंग को ढूंढा हो, तो विंग को बुरा भी नहीं लगेगा और हम जो चाहते हैं वो भी हो जाएगा। वेंचिंग कुछ सोचती है और ओके कह देती है। जहाँ वेंचिंग कहती है तो ठीक है, मैं कल ही चाइना जाती हूँ। जहाँ वेनलिंग जाओ कहती है नहीं उन्नी, आप नहीं, मैं चाइना जाऊँगी क्योंकि इस समय विंग को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनकर और सोच के वेंचिंग ओके कह देती है। अब हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वेनलिंग जाओ चाइना के लिए निकल रही थी। वेनलिंग जाओ को जाने से पहले अच्छे से समझाती है कि वो किसी भी इंसान से बात ना करे और ना ही प्लेन से किसी के हाथ से कुछ खाए। और हाँ, विंग के बारे में या तो न्यू हुसैन या फिर वांग जी को ही बताए, बाकी किसी को भी नहीं। लिंग जाओ हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। अब हम बीजिंग एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ वेनलिंग जाओ एयरपोर्ट से बाहर आती है और सीधा टैक्सी लेकर विंग के अपार्टमेंट में पहुँचती है। और वहाँ जाकर पहले वो फ्रेश होती है और सोचती है पहले आराम कर लेती हूँ, कल मैं उस वांग जी या फिर न्यूसेंस के बारे में पूछूंगी। इधर पिछले 6 महीने से वांग जी का एक गार्ड विंग के अपार्टमेंट पर नज़र रखता था। आज जैसे ही उसे पता चला कि विंग के अपार्टमेंट में कोई आया है, वो तुरंत वांग जी को कॉल करके बता देता है। जो सुनकर वांग जी तुरंत उस गार्ड से कहता है कि वो उस अपार्टमेंट पर नज़र रखे, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते ही वांग जी अपने मेंशन से उठता है और साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी, और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वांग जी के साथ जाते हैं, जहां अब वांग जी अपनी रियल पर्सनैलिटी में आ गया था। पिछले 6 महीने में वांग जी की ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो गई थी। अब वो पूरी तरह एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन चुका था और साथ अब उसने माफिया वर्ल्ड में अपना फेस भी रिवील कर दिया था, जो देखकर उसकी मॉम को भी काफ़ी दुख होता है। और वांग जी जिसने लैंड मेंशन पूरी तरीके से छोड़ दिया था, यहाँ तक उसने अपने लिए एक नया मेंशन खरीद लिया था, जहाँ केवल वो और विंग के साथ बिताए हुए वो हसीन पल ही थे। वो दिन भर ऑफिस में काम करता और शाम को डेली उस क्लब में जाता जहाँ विंग काम किया करता था।
क्योंकि वांग जी सोचता है कि विंग जब भी वापस आएगा तो इस क्लब में एक बार ज़रूर आएगा, इसलिए वांग जी ने वो क्लब ही खरीद लिया था। यहाँ तक कि पूरी की पूरी बिल्डिंग, यहाँ तक कि वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग भी जिसमें विंग रहता था, अब तो वांग जी सुयान से भी उतना नहीं मिलता था जितना वो पहले मिला करता था, क्योंकि वांग जी इन 6 महीनों में पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब वांग जी के फेस पर ना कोई मासूमियत थी, ना ही उसके फेस पर स्माइल। अब वो पूरी तरह एक स्टोन फेस, यहाँ तक कि स्टोन हार्टेड पर्सन बन चुका था। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं वांग जी के गार्ड विंग के उस अपार्टमेंट के डोर पर नॉक करते हैं। जो नॉक सुनकर वेंग लिंजाओ की नींद खराब हो जाती है और वो खड़ी होती है और गेट को खोलती है, जहाँ बहुत सारे गार्ड अंदर आते हैं। वेंग लिंजाओ जो कोरियन लैंग्वेज में पूछती है कि आप लोग कौन हैं, मगर वांग जी के गार्ड, यहाँ तक वांग जी भी अंदर आता है तो वांग जी को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है। वो दोबारा वांग जी और वांग जी के गार्डों से पूछती है तुम कौन हो, मगर इस बार भी किसी को भी समझ में नहीं आता, इसलिए वांग जी को गुस्सा आता है और वो अपने डार्क वॉइस में वेन लिंजाओ से कहता है कि क्या वो चाइनीज़ में या फिर इंग्लिश में बात कर सकती है। इधर वेन लिंजाओ को कोरियन लैंग्वेज के अलावा और कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो कोरियन लैंग्वेज में ही कहती है कि मुझे और कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। जो समझकर वांग जी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने गार्ड से पूछता है कि क्या तुम में से कोई इस लड़की की लैंग्वेज को समझता है। जो सुनकर वहाँ आए हुए सभी गार्ड अपना सिर झुका लेते हैं। ये देखकर वांग जी अपने गार्ड से कहता है कि वो इस लड़की को अपने साथ ले चले। गार्ड तुरंत वेन लिंजाओ के नेक को टच करते हैं और वेन लिंजाओ एकदम से बेहोश हो जाती हैं। अब वांग जी के बॉडीगार्ड उसे गाड़ी में डालते हैं और सीधा वांग जी के मेंशन में ले जाते हैं, जहां अभी तो नाइट का टाइम था। तो वांग जी उसे एक रूम में सुला देता है और अपने गार्ड को उस पर नज़र रखने को कहता है। अब वांग जी भी अपने रूम में आता है और आज वो सुयान को पूरे 2 महीने बाद कॉल करता है, जहाँ सुयान वांग जी का कॉल देखकर कहता है वांग जी का कॉल, वो भी इस वक्त और वो भी इतने महीनों बाद। यही सोच के वो कॉल उठाकर कहता है हाँ वांग जी सब ठीक है ना। वांग जी अपनी डार्क वॉइस में कहता है सुयान कम फास्ट। जो सुनकर सुयान कहता है क्या, पर क्यों, क्या कोई परेशानी है। वांग जी कहता है नहीं, और मैंने कहा ना जल्दी आओ। सुयान कहता है ओके वांग जी मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो कॉल रख देता है। अब हम कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ रात के 1 बज रहे थे। सुयान दौड़ा दौड़ा वांग जी के मेंशन में पहुँचता है और सीधा पहले वांग जी को टच करके देखता है कि उसे कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। वांग जी अपनी डार्क वॉइस में कहता है सुयान क्या कर रहे हो। जो सुनकर सुयान वांग जी से पूछता है कि वो बताए वांग जी को कहाँ चोट लगी है। ये सुनकर वांग जी अपनी डार्क वॉइस में कहता है मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है। जो सुनकर सुयान कहता है क्या, फिर उसने कॉल करके इतनी जल्दी क्यों बुलाया। वांग जी कहता है बात करने के लिए। जो सुनकर सुयान कहता है क्या, और चेयर पर बैठते हुए कहता है सीरियसली वांग जी, रात के 1 बजे तुमने मुझे मेरे घर से अपने साथ बात करने के लिए बुलाया है, सीरियसली। वांग जी अपनी उसी डार्क वॉइस में कहता है सुयान मैंने अपने साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ बात करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर तो सुयान फिर से शौक होते हुए कहता है वांग जी अब क्या किया तुमने, कहीं तुमने फिर से तो वेंचा और म्याम्या के साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना। वांग जी देखो अब उन्हें काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ अब उन्हें छोड़ दो। अब तुमने भी उनके साथ वही किया ना जो उसने विंग के साथ करने की कोशिश की थी। वांग जी कहता है नहीं सुयान, जब तक मुझे मेरा विंग नहीं मिल जाता म्याम्या और वेंचाओ मेरे पास ही रहेंगे और वही पेन वही तकलीफ़ वो दोनों हर रोज़ झेलेंगे, जो पेन और जो तकलीफ़ उन्होंने मेरे विंग को दी थी। तुम्हें पता है ना उस दिन मेरा विंग कितने पेन में था, कैसे वो अपने आप को नोच रहा था। सुयान कहता है पर वांग जी इस बात को 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो चुके हैं और वेंचाओ उस पेन को उस तकलीफ़ को हर रोज़ झेल रहा है, यहाँ तक कि तुम म्याम्या के साथ भी वही कर रहे हो। वांग जी कहता है उसने भी तो गलत किया था ना मेरे साथ, उसने मेरे विंग को मारना चाहा और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं शौक हो गया था। पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को मैं बचपन से प्यार करता था वो किसी को मारने के लिए इस हद तक चली जाएगी कि वो अपनी बॉडी सेल कर देगी। और तो और उसने अपनी बॉडी सेल की भी तो किसे मारने के लिए, मेरे विंग को मारने के लिए। अरे उन दोनों को तो मैं उसी दिन मार देता, मगर मेरे विंग ने मुझे धोखा दे दिया, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैंने पूरा चाइना छान दिया मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। सुयान जो सीरियस होकर अपनी जगह से खड़ा होता है और वांग जी को संभालता है
और उसे हक करते हुए कहता है, मैं समझता हूँ वांग जी, जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो कैसा फील होता है। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं शुयान, तुम नहीं फील कर सकते जो मैंने फील किया है बचपन से, जब लोग